हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए 78 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज आगे से स्टार्ट करेंगे। काफी सारी वैरायटी हमने देख ली है, कुछ एक वैरायटी अभी भी बची है जिसे हम आज की क्लास में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, यानी 79 क्वेश्चन। एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थी हैं। पिछले दिन 4% लड़कों को छोड़कर सभी विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित थे। आज 5% लड़कियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हैं। परंतु दोनों ही दिन विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान रही। तो विद्यालय में कुल कितनी लड़कियां हैं? किसी मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखना है। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यदि पिछले दिन 4% लड़के शामिल नहीं थे, आज के दिन 5% लड़कियां शामिल नहीं है, और दोनों ही दिन समान बच्चे आए हैं, यानी टोटल स्ट्रेंथ सेम है, तो इसका मतलब है कि 4% लड़के 5% लड़कियों के बराबर हैं, तभी टोटल सेम आएगा। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो देखते हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा 5:4। 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1800, तो इसकी निकालेंगे 5 यूनिट की, तो ये 1000 हो जाएगी।
इसकी निकालेंगे तो 800 हो जाएगी, और यही पूछिए आपसे, तो 800 आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिए बात को। यदि आज 5% लड़कियां शामिल नहीं हैं और कल 4% लड़के शामिल नहीं थे, और टोटल सेम ही है, जितना कल था उतना ही आज है, यानी जितनी टोटल में से कल घट रहा था आज भी टोटल में से उतना ही घटेगा, तो ये दोनों चीजें सेम होंगी, उससे आपने रेशियो निकाल लिया। 9 यूनिट की वैल्यू ये है, 5 और 4 के हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीडीएस में आया हुआ है, ए और बी के पास कुल मिलाकर 1200 रुपये हैं। ए अपनी 12% राशि खर्च करता है, और बी अपनी 20% राशि खर्च कर देता है, तो उनके पास जो राशि बचती है वह कुल राशि की 85% है। तो ए के पास कितनी राशि बची होगी? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सोचना है बस। देखिए काफी तरीके से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका मैं देखता हूं, अगर
देखिए 1200 रुपए की राशि है और वो बोल रहा है कि आखिरी में केवल 85% बचती है। 85% बचेगी यानी 15% वो खर्च कर लेंगे। तो इसका 15% आ गया 180 रुपये। यानी 180 रुपये उन दोनों ने मिलाकर खर्च कर लिए। अब ये बोल रहा है ए खर्च करता है 12%, बी खर्च करता है 20%। तो अगर मैं देखूं तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 12% ऑफ ए प्लस बी यानी टोटल का, जो कि आपका 144 हो जाएगा। तो 8% बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 144, जो कि 36 हो जाएगा। और 100% बी निकालता हूं मैं अगर, तो ये 450 आ जाएगा। और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 आ जाएगी, क्योंकि टोटल 1200 है। अब ए जो है 12% खर्च कर देता है, 88% बचेगा। यानी ये आपको निकालना है। ठीक है। अगर आप देखते हैं, इसमें आप डीएस भी लगा सकते हैं, नहीं तो काट के भी सॉल्व कर सकते हैं। 660 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, अगर मैं एलिगेशन लगा देता हूं इस पे, ए अपनी 12% राशि खर्च कर रहा है, बी अपनी 20% राशि खर्च कर रहा है, दोनों मिलाकर 15% राशि खर्च कर रहे हैं, क्योंकि 85% बच गई है। यानी राशि का अनुपात क्या हो जाएगा, राशि का अनुपात ये हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 5:3 हो जाएगा। 8 यूनिट की वैल्यू 1200 है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 750 आ जाएगी। तो 750 एक ही राशि है, इसका आपको 88% निकालना है। सॉल्व करेंगे 660 आ जाएगा, 660 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। डीएस भी लगा सकते हैं आप, कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं एक चीज और, तीसरी चीज मैं ये भी कर सकता हूं, देखिए डायरेक्ट भी देख सकता हूं। जैसे ए कोई भी राशि होगी, ध्यान से समझिएगा बात को, अगर ए कोई भी राशि है, 12% खर्च हो गया है, बचा 88%, तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। एमजी कॉन्सेप्ट में लगाता हूं अगर, तो 11 का मल्टीपल मैं देखता हूं तो केवल एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी तीनों तरीके हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी को कुल अंकों का 33% अंक
लाना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यदि वह 25% अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक कितने होंगे? सिंपल क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट ही देखना है आपको। वैरायटी है इसलिए मैंने यहाँ पर टच करा है इसे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप देखते हैं 33% अंक लाने जरूरी हैं, वो 25% अंक लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। ये 25% है, ये पूरा 33% है, तो ये मिल गया आपको 8%। तो 8% की वैल्यू अगर 40 है, 100% आपको निकालना है जो कि अधिकतम अंक होंगे, जो कि 500 हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पासिंग मार्क्स हैं, पास के लिए उसे 33% अनिवार्य है, पर वो 25% लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो यानी 8% नंबर उसके कम आए हैं और 8% की वैल्यू 40 है, 100% की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो 500 आपका आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों के 36%, अधिकतम अंकों के 36% अनिवार्य हैं। एक विद्यार्थी 113 अंक पाता है और 85 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितने होंगे?
सिंपल ही है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। 36% अंक अनिवार्य हैं, विद्यार्थी के कितने आते हैं? 113 आते हैं। और वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? वो फेल हो जाता है 85 अंकों से। यानी अगर आप देखें ये टोटल कितना हो गया, 198। तो 36% की वैल्यू अगर 198 है, 100% आपको निकालना है। आप चाहे तो ये देख सकते हैं कि ये 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल आ जाएगा। ये तो सॉल्व भी करेंगे तो 550 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 36% अंक अनिवार्य हैं, 113 नंबर वो लाता है और 85 नंबर से फेल हो जाता है। तो टोटल अंक कितने हो गए? 198। ये किसके बराबर है? 36% के 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। इसमें 11 है, 11 का मल्टीपल आ जाएगा। तो 11 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। नहीं तो 5.5 गुना, ये भी 5.5 गुना, नहीं तो आप डीएस भी लगा सकते हैं 9 से काटने के बाद। एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाता है और उत्तीर्ण होने वाले अंकों से पच्चीस अंक अधिक पाता है। तो अधिकतम अंक और उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अनिवार्य हैं? दोनों चीजें ही निकालनी है। अधिकतम अंक भी निकालने हैं और उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अनिवार्य हैं। आइए देखते हैं। देखिए सिंपल ही है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये भी। इसमें सिंपल क्वेश्चन ही बनता है ज्यादातर। एक विद्यार्थी के 30% अंक आते हैं और वो 25 नंबर से फेल हो जाता है।
30% अंक आ रहे हैं इसके और 25 नंबर से फेल हो गया। ये पास होने वाला परसेंटेज नंबर है। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाता है और पास होने वाले अंकों से 25 अंक अधिक लाता है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा है 40%, ये पूरा है 30%, यानी जो इसके बीच में बचेगा यहां से लेके यहां तक ये आएगा 10%। पूरा 40% है, ये 30% है, यानी ये बीच में अंतर आ गया 10% का। 10% की वैल्यू हो गई आपकी 50। 25 और 25 तो 100% हो गया 500, यानी अधिकतम अंक आ गया आपका 500। दूसरा पूछा है पास परसेंट। अब देखिए, आपको पता लग गया कि 50 नंबर 10% के बराबर हैं। आप किसी से भी निकाल सकते हैं। 50 नंबर अगर 10% के बराबर हैं तो 25 नंबर 5% के बराबर होंगे। 30% ये, 5% ये, 35% 5% हो जाएगा, तो 35% आंसर हो जाएगा इसका। तो दोनों ही है इस चीज के अंदर, आपको अधिकतम अंक भी निकालने हैं और पास परसेंट भी निकालना है। अधिकतम अंक आपने देख ली डायरेक्ट ही, जो कि 500 हो गया। पास परसेंट निकालने के लिए आपने देखा कि 50 अंक अगर 10% के बराबर हैं तो 25 किसके होंगे, 5% के। 30 और 5 35 हो जाएगा। नहीं तो आप यहां से भी देख सकते हैं, 40 है, 25 मतलब 5%, 40 में से 5 घटेगा तो 35 आ जाएगा, तो 35% आंसर हो जाएगा। चीनी की कीमत 20% बढ़ाई जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा समान रहे। देखिए, सारे पार्ट में लिखने हैं, एक साथ ही डिस्कस करेंगे हम। चीनी की कीमत, दूसरा भाग ये है, 30% कम कर दी जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि खर्चा समान रहे। तीसरा भाग, चीनी की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि खर्चा केवल 10% ही कम हो।
आइए समझते हैं पहले। देखिए पहले दो क्वेश्चन तो सिंपल ही हैं, तीसरे में थोड़ा चेंज है, यानी इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरीके से बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार एक्सपेंडिचर समान रहे। कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि एक्सपेंडिचर अगर प्राइस इनटू कंजप्शन है, यानी खर्चा जो है कीमत इनटू खपत, खर्चा अगर समान है तो पी सी पे उल्टा डिपेंड करता है, जो अनुपात पी का होगा वो इसका उल्टा सी का हो जाएगा। तो 84 अगर हम देखते हैं तो प्राइस का रेशियो चेंज हो जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा, यानी 5 से 6 हो जाएगा। तो कंजप्शन को 6 से 5 होना पड़ेगा, तो 1/6 यानी 16.66% आ जाएगा। अगला देखते हैं। प्राइस 30% कम हो रहा है, यानी 10 से 7 हो रहा है, तो कंजप्शन 7 से 10 हो जाएगा। 7 से 10 यानी 3 बढ़ जाएगा, 3/7 42 सही 6/7%, ये यहाँ पर इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन तो इस टाइप के हमने पैसे पहले भी देखे थे। अब देखते हैं 86 क्वेश्चन। देखिए ये चीज तो आपने देखी तब जब आपका एक्सपेंडिचर सेम था। एक्सपेंडिचर अगर सेम नहीं है तो मैंने आपको बताया था इसमें अगर आपको नेट कैलकुलेट करना है तो आप एक्स वाई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रहा है 10%, ठीक है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है 30%, कंजप्शन कितने परसेंट बढ़ेगी, x% बढ़ा लिया मैंने, तो यानी ये हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी को मैं अगर सॉल्व करता हूं, ये 30 आ गया, 30 माइनस 10 20 हो गया, 200/7 आ जाएगा। ठीक है, इतने प्रतिशत हो जाएगा। अगर सेम चीज को, ये देखिए कैसे करा हमने, एक्स वाई लगा के करा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि आपने अभी तक क्या करा था, एक्स वाई वाला जो फॉर्मूला पढ़ा है, नेट निकालना है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पर नेट दे रखा है, आपको ये वाली परसेंटेज निकालनी है कोई, जो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी के अंदर आप एक चीज और कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, देखिए अगर मैं मानता हूं, मैं इसे हटा देता हूं, देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। एक्सपेंडिचर होता है आपका प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक, अब अगर आप ये बात देखें कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस जो है कम हो रहा है 30%, तो एक्सपेंडिचर भी 30% कम हो जाता। पर ये कब होता, जब कंजप्शन आपकी सेम रहती। पर कंजप्शन हमारी सेम नहीं है, वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर केवल 10% ही कम हुआ, इसका मतलब हमने कंजप्शन को बढ़ा दिया होगा। एक सिंपल सी बेसिक सी बात बताई मैंने आपको। अब देखिए मान लेते हैं पहले एक्सपेंडिचर था P इंटू सी, ठीक है, अब प्राइस कम हो गया 30%, तो एक्सपेंडिचर भी चेंज हो जाएगा, P डैश इंटू सी हो जाएगा। अगर मैं कंजप्शन उतनी ही रखता हूं, फिर अगर मैं देखता हूं कंजप्शन भी तो चेंज करना है मेरे को, तो ये P डैश इंटू सी डैश आ जाएगा। अगर मैं कंजप्शन भी चेंज कर देता हूं, अगर खाली मैं प्राइस चेंज करता तो ये आता, और मैंने प्राइस के साथ कंजप्शन भी चेंज कर दिया तो ये आ गया ई डबल डैश और ई डैश। शुरुआत में ई इक्वल टू पी इंटू सी था। ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई है, देखिए बात समझने के लिए। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं पहले अगर 100 रुपए का खर्चा था, अगर प्राइस 30% कम होता है तो खर्चा किसका हो जाएगा, 70 रुपए का, अगर केवल प्राइस कम होता है। पर वो बोल रहा है कि नेट इफेक्ट जो पड़ा है वो केवल 10% ही कम हुआ है। 10% कम होने का मतलब है ये 90 हुआ है।
इसका यही तो मतलब हो गया, पहले अगर 100 था, 30% कम हुआ तो 70 हो गया, और केवल 10% ही कम हुआ तो 90 हो गया। अब आप ध्यान से अगर देखें, ई डैश और ई डबल डैश, इन दोनों में प्राइस वाली चीज तो सेम ही है, यानी ये जो अनुपात निकलेगा, ये अनुपात निकलेगा आपका एक्सपेंडिचर का भी और ये कंजप्शन का भी, क्योंकि दोनों के अंदर घटी हुई कीमत है जो कि समान है। तो ई डैश बाय ई डबल डैश करें, सी बाय सी डैश करें, बात एक ही रहेगी। अब आपने देखा कि ये 70-90 हो गया, यानी पहले अगर 70 कंजप्शन थी तो अब 90 हो गई, 70 से 90 हो गई यानी 20 बढ़ गई। तो 20/70 इंटू 100, जो कि 200/7% आ जाएगा। तो 200/7% आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए बात को। देखिए, वैरायटी है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से घूमेगा और आपको किस किस तरीके से काम करना है। एक्स वाई वाला फॉर्मूला है आपके पास। अब ये क्वेश्चन अगर आपको करना है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को पता है, अब क्वेश्चन मेरे को सीधा करना है कि भाई 100 अगर खर्चा था, 30% कम हो गया तो 70 हो गया, पर फाइनली 10% कम हुआ तो 90 हो गया। अब ये जो खर्चे का अनुपात है, यही अनुपात कंजप्शन का होगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है जो कि यहां से आई है। तो आपने देखा कंजप्शन 70 से 90 हो रही है, कितनी बढ़ रही है? 20। 20 70 पे कितना परसेंट होगा? 200/7। वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे सारे को लिख लीजिए एक बार। इंटरनेट पर खर्चा प्रति घंटे 25% बढ़ जाता है। तो उसमें लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? यदि कोई व्यक्ति केवल खर्चे में 10%, 10% की वृद्धि में समर्थ है,
इंटरनेट की कीमत प्रति घंटा 25% बढ़ा दी जाती है। आने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए यदि कोई व्यक्ति खर्चे में केवल 10% की ही बढ़ोतरी देने में समर्थ है। देखिए सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदलती रहेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक्सपेंडिचर होता है जो चार्जेस हैं प्रति घंटे के इनटू टाइम। सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप एक्स वाई का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। चार्जेस कितना बढ़ रहे हैं, 25% बढ़ रहे हैं। तो टाइम में कितनी कमी की जाए, एक्स कमी की जाए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। दूसरा आप अगर देखते हैं, अगर एक्सपेंडिचर पहले 100 था, 25% बढ़ने से 125 हो जाना चाहिए था, परंतु वो केवल 10% ही कम हो पाया, 10% ही बढ़ पाया, यानी 110। तो यानी इसका मतलब है उसने खपत जो है वो कम कर दी होगी। तो 125 से 110 कर दी, 125 से 110 कर दी, यानी 15 कम कर दी। 15 की परसेंटेज निकालता हूं अगर मैं 125 पे, ये आपका 12% आ जाएगा। तो 12% आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं देखता हूं 100 रुपये पहले खर्चा था, अगर कीमत बढ़ गई 25% तो खर्चा होना चाहिए था 125। पर वो कह रहा है 125 नहीं हुआ खर्चा, खर्चा केवल 10% ही बढ़ा है, यानी 110 हुआ है। इसका मतलब है उसने खपत कुछ कम कर दी होगी। यानी ये जो रेशियो आ गया ये किसका आ गया, खपत का आ गया, यानी कंजप्शन का आ गया। तो 125 से 110 कर दी, यानी 15 कम कर दी, तो कितना परसेंट की कमी हो गई, 12% की कमी हो गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है, जिसके कारण एक परिवार 40 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, जिससे उसका खर्चा केवल 16% ही कम होता है। तो वर्तमान खपत बतानी है आपको। एग्जाम का आया वही क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, एक एक वैरायटी को टच करना पड़ेगा।
देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ ये टर्म एडिशन लिया हुआ है, अगर ये टर्म मैं हटा दूं तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसा आपका प्रीवियस क्वेश्चन थे। प्राइस अगर 30% कम होता है, यानी 100 से 70 हो जाएगा खर्चा, पर खर्चा 100 से 70 नहीं हुआ, केवल 16% ही कम हुआ, यानी 100 से 84 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू दे रखी है 70 से 84, ये पहले वाली खपत थी, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होता है वही कंजप्शन बन जाता है। ये अब वाली है, अगर मैं काटता हूं तो 5-6 हो गया। पहले अगर 5 यूनिट कंज्यूम हो रहा था तो अब 6 यूनिट हो रहा है। जो अंतर हो गया 1 यूनिट का, वो 40 के बराबर है, और 6 यूनिट की वैल्यू 240 हो जाएगी। यानी अब 240 किलोग्राम कंज्यूम हो रहा है, पहले 200 किलोग्राम कंज्यूम हो रहा था। तो दोनों में से जो भी पूछेगा वो आंसर निकाल लेंगे। एक बार दोबारा से देखिए बात को, अगर 100 रुपये खर्चा था तो खर्चा होना चाहिए था 70 रुपये, 30% कम होने के बाद, परंतु खर्चा केवल 84 ही हो पाया क्योंकि उसने खपत बढ़ा दी। तो आपने देखा पहले जो खपत 70 थी अब वो 84 हो गई। अगर अनुपात निकालते हैं कंजप्शन का तो 5:6 आ जाएगा, यानी जो अंतर हो गया पहले वाली खपत और अब वाली खपत का वो 5/6 हो गया। तो इसका जो अंतर है वो 40 के बराबर है, यानी 1 यूनिट 40 हो गया, 5 यूनिट 200 और 6 यूनिट 240। तो 240 आपका आंसर हो जाएगा। घी की कीमत में 32% की वृद्धि होती है। यदि खर्चा केवल 10% ही बढ़ता है, यदि घी की खपत पहले 10 किलो थी तो वर्तमान खपत क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सेम वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए खर्चा 100 से 132 होना चाहिए था, पर खर्चा हुआ केवल 110 ही। ऐसा कब हो सकता है? देखिए प्राइस भी कम हो गया और खर्चा भी कम हो रहा है,
पर खर्चा उतना कम नहीं हो रहा जितना प्राइस कम हो रहा है। इसका मतलब हमने खपत जो है वो बढ़ा दी होगी। तो आपने देखा ये कंजप्शन का रेशियो आ गया 6:5। अगर आपने देखा कि प्राइस इंक्रीज हुआ 32%, खर्चा हुआ 10% केवल, तो यानी खर्चा केवल 10% ही हो रहा है, तो कंजप्शन कम होगी। यानी कंजप्शन यहाँ ज्यादा थी और यहाँ कम होगी, नहीं तो यहाँ पर भी इफेक्ट यही पड़ता, 32% बढ़ जाता। 6 से अगर 5 हो रहा है, अब आपने देखा यहाँ पर कंजप्शन ऑफ घी 10 किलोग्राम थी पहले, तो 6 की वैल्यू अगर 10 किलोग्राम है, 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 10/6 × 50, 5, 25/3 यानी 8 सही 1/3 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगना चाहिए। 132 और 110, 6 से 5, 6 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू क्या, 5 की वैल्यू 8 से 1/3 किलोग्राम। इसको आप वैसे भी बेसिक से भी कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूं, देखिए एक्स वाई से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं देखता हूं, ये वेट है 10 किलोग्राम पहले का, अगर मैं प्राइस ले लेता हूं पहले 100 रुपए, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। अब प्राइस हो गया 132 रुपए, खपत मुझे नहीं पता है, खर्चा पता है कितना हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा 1100 रुपये। तो अब मैं सॉल्व करूंगा इसे, 1100/132, ये वापस 8 सही 1/3 किलोग्राम आ जाएगा। तो यानी मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। बात एक ही है, चाहे आप ऐसे करें या ऐसे करें। इसके लिए आपको लिखना पड़ सकता है, ये लिखा लिखे बिना हो जाती है ये वाली चीज। एक बार दोबारा से देखिए, 100 रुपए कीमत है प्रति किलोग्राम, 10 किलोग्राम की कीमत हो गई 1000 रुपये, प्रति किलोग्राम कीमत बढ़ गई 132, खर्चा बढ़ गया 10% यानी 1100, कितने किलोग्राम खरीद पाएगा ये आपको निकालना है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी मैथ में अनुत्तीर्ण होते हैं, 10% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल होते हैं, यदि 7% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं, तो दोनों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी, संख्या कितने प्रतिशत होगी। सिंपल क्वेश्चन ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पास आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है, इसलिए सारी वैरायटी नहीं आ सकती, कुछ एक आती है।
आइए देखते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं 100 विद्यार्थी हैं कुल, 19% यानी 19 बच्चे ऐसे हो गए जो मैथ में फेल हो गए। 10% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो गए। देखिए कुछ एक बच्चे ऐसे भी हो सकता है जो कॉमन हो, दोनों में फेल हो। अगर दोनों में फेल नहीं होता तो 19 ये हो गया और 10 ये हो गया, 29% हो गया। 29% बच्चे फेल हो गए, बाकी बचे हुए पास हो जाते। अब आपने देखा कि 19% ये हैं, 10% ये हैं, 7% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, यानी दोनों में फेल होने वालों की संख्या 7 है। अगर देखा जाए, आपको निकालना है ऐसे बच्चों की संख्या जो दोनों विषयों में पास हैं। दोनों विषयों में पास होने का मतलब है इनमें से किसी में भी फेल नहीं है। ठीक है। अगर आप देखते हैं ऐसी संख्या कितनी होगी, अगर देखिए उन 7 है, ये 19 है, ये 10 है। 10 का मतलब है पूरा 10 है, जिसमें से 7 ये हो गया, 3 ये हो गया। ठीक है। 7 ये है, 3 ये है, ये पूरा 19 है। 19 ये हो गया और 3 ये हो गया, यानी 22 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हो रहे हैं। किसी ना किसी विषय में। तो 100 में से अगर मैं 22 घटाता हूं तो 78 बच्चे यहां से आ गए जो दोनों में पास होंगे। एक बात दोबारा से समझिए, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, ये आप कैसे भी ले सकते हैं। आपने देखा ये 19 है, ये 10 है और ये 7 है। अब इस 7 को आप किसी एक के साथ ले सकते हैं, या तो आप इसके साथ ले लें या इसके साथ ले लें। अगर मैं इसके साथ ले लेता हूं तो ये बचे 12। ठीक है, अगर मैं इसके साथ लेता हूं तो ये 12 बच गए। 12 ये हो गया और बाकी ये पूरा कितना है, ये पूरा 10 है, तो भी आपका 22 ही आएगा। यानी 22 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं, मैथ में या इंग्लिश में। ठीक है। और आपको ये निकालना है जो दोनों में पास है। दोनों में पास कौन बच्चा होगा जो किसी में भी फेल नहीं होगा, यानी ना तो वो मैथ में फेल हो ना वो इंग्लिश में फेल हो। तो ऐसे बच्चे कौन से हैं, वो ये वाले हैं। ये ये बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में फेल नहीं हो रहे, ये बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल नहीं हो रहे, ये बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। तो आपको केवल वाला पार्ट घटाना है जो मैथ और इंग्लिश में फेल नहीं हो रहे हैं। इंग्लिश में, मैथ में, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, यानी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। नहीं हो रहे, मैंने गलती से बोल दिया। तो आपको देखा कि भाई मैथ वाले अगर आप देखते हैं तो आपने 19 में से 7 घटाया, 12 ले लिया। फिर इस तरीके से आपने यहाँ पर ले लिया 12 और 10 22। तो यानी 22 बच्चे ऐसे हो गए जो आपके किसी ना किसी विषय में फेल होंगे। तो यानी इसलिए 100 माइनस 22 करेंगे, 78% आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा लिखने वाला नहीं है इसमें पार्ट, केवल समझने वाला है। इस पे क्वेश्चन हार्डली आएगा, रेयर क्वेश्चन आता है इस पे। किसी विद्यालय में 90% विद्यार्थी इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं, 85% विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 150 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं,
यदि दोनों विषयों में कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी। देखिए अगेन देखते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है। 100 में से 90 बच्चे जो हैं इंग्लिश में पास होते हैं, 85 बच्चे मैथ में पास होते हैं। अब देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि 175 बच्चे हो जाएं, बच्चे केवल 100 ही हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो रहे होंगे। तो वो आप कैसे निकालेंगे? अगर ये देखें 90 ये हो गया 85, इसमें से अगर मैं 100 घटाता हूं तो बचा 75, यानी 75 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है इसमें, यानी जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे वो 75 बच्चे हैं। अगर 75 ये हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 75 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। यानी अब आप देख सकते हैं अपने सामने ही कि 75 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो केवल इसमें पास हैं, 15 बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं। ठीक है, यानी दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे कौन से हैं? ये 75 हैं। और यहीं पर ही आप देख पा रहे हैं कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता है। तो 75 की वैल्यू आपको दे रखी है 150, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 200 आ जाएगी। तो 200 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझते हैं, देखिए कुल बच्चे 90 दे रखे थे, ये वाले दे रखे थे 85, टोटल हो गया 175। अगर इसमें से मैं 100 घटाता हूं तो वो पार्ट आएगा जो कॉमन है, यानी ये वाला, यानी 75 बच्चे हो गए कॉमन, यानी जो दोनों विषयों में पास हैं। तो 75 ये हो गए तो ये 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। इसमें अब ये भी पूछ सकता था कि ऐसे बच्चे निकालिए जो केवल मैथ में पास हैं, केवल इंग्लिश में पास है 15, केवल मैथ में पास है 10, दोनों में पास है 75। तो इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एमसीडी चुनाव में 4/5 वोटर बीजेपी को वोट देने का वादा करते हैं, और शेष आपको वोट देने का वादा करते हैं।
चुनाव वाले दिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट देने का वादा किया था, उसके 10% अपना वोट नहीं डालते हैं, जबकि आपको वोट देने वालों में से 20% अपना वोट चुनाव वाले दिन नहीं डालते हैं, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी होगी? यदि बीजेपी को 216 वोट मिलते हैं, और देखिए मैंने यहां पर ये भी लिख दिया, देयर इज नो क्रॉस वोटिंग। नो क्रॉस वोटिंग मतलब जिन्होंने बीजेपी का वादा किया था वो बीजेपी को ही दे रहे हैं ऐसा माना जाएगा, जिन्होंने आपका वादा किया था वो आपको ही देंगे। आइए देखते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं टोटल वोटर्स 100 थे, तो 4/5 यानी 80 लोगों ने बीजेपी को वोट देने का वादा किया और बाकी 20 ने आम आदमी पार्टी को वोट देने का वादा किया। 10% ने इनका वोट नहीं डाला, यानी इनको वोट मिले 72। इनके 20% ने वोट नहीं डाला, इनको वोट मिले 16। अब देखिए 72 की वैल्यू आपको दे रखी है 216 और आपको निकालना है कि डाले गए वोटों की संख्या। तो डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी? 72 और 16 88, जो कि 264 हो जाएगा। तो 264 आपका आंसर हो जाएगा। अगर टोटल वोट पूछता है कि कितने लोगों का नामांकन था तो 300 आ जाएगा, 3 गुना।
एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए। 100 अगर टोटल वोट मानते हैं आप, बीजेपी को मिले, बीजेपी को जो वादा किया था 80 लोगों ने, इसको 20 लोगों ने, इसका 10% यानी 8, 8 लोग वोट डालने नहीं आए यानी 72 ही वोट मिल पाए इसे। इसके 4 लोग वोट डालने नहीं आए यानी 16 ही वोट मिल पाए इसे। तो 72 यूनिट की वैल्यू 216 है और आपको निकालना है डाले गए वोटों की संख्या, जो कि 88 हो जाएगी, 264 आ जाएगा। और अगर ये पूछता टोटल वोट कितने थे, तो वो 300 आ जाएगा कि कितने लोगों का नामांकन था। दो बटा पांच वोटर पी को वोट देने का वादा करते हैं और शेष क्यू को वोट देने का वादा करते हैं। यदि इनमें से चुनाव वाले दिन 15% वोटर जो पी को वोट करने का वादा करते थे, वह अपने वादे से पीछे हट जाते हैं। और 25% वोटर जो क्यू को वोट करने वाले थे, वह अपने वादे से पीछे हट जाते हैं। और पी 2 वोटों से हार जाता है। यदि सभी वोटरों ने वोट डाला, तो वोटरों की कुल संख्या थी
देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में क्रॉस वोटिंग बना थी और कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला था। यहाँ क्रॉस वोटिंग हो रही है और कुछ भी ये लोग ऐसे नहीं है जिन्होंने वोट नहीं डाला है, सभी ने वोट डाला है। अगर 100 है वोटरों की कुल संख्या, तो पी को वोट मिलने वाले थे 40। 2/5 इसका, 2/5 किया। अगर आप देखते हैं क्यू को वोट मिलने वाले थे 60। इलेक्शन वाले दिन जो पी को प्रॉमिस कर रहे थे उसके 15% अपने वादे से मुकर जाते हैं। वादे से मुकरने का मतलब है जो पी को वोट करने वाले थे अब वो क्यू को वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबने वोट डाला है। तो यानी 15% यानी 6 कम हो गया इसका और 6 इसमें बढ़ जाएगा। जो क्यू को वोट करने वाले थे उसका 25% यानी 15 वो कम हो गए और 15 इसमें आ गए, यानी इसको कुल वोट मिल गए 49, इसको मिल गए 51। तो यानी 2 वोटों से पी हार गया। 2 की वैल्यू 2 है तो 100 की वैल्यू 100 आ जाएगी, यानी 100 वोट इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए ध्यान से, अगर वोटों की कुल संख्या 100 है, 40 इसे मिलने वाले थे, 60 इसे, जो इसको वादा करके गए थे उसके 15% यानी 6 लोग मुकर गए, उन्होंने इसे वोट ना देके इसे दिया। जो इसे वादा करके गए थे उसके आपने देखा 25% इसको वोट नहीं दिया उन्होंने, वो इसे वोट देंगे, यानी इसको 49 वोट मिल जाएंगे, इसे 51। तो 2 यूनिट का अंतर आ गया और 2 यूनिट की वैल्यू 2 ही दे रखी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो देखिए आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं।